नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सुमित ठाकुर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आगे बढ़ने से पहले थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट करने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज का टॉपिक थोड़ा हटके है। आज ना मैं किसी डेवलपर के बारे में बात करने वाला हूँ, ना प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहें या वीडियो पूरा देखें। क्या आप जानते हैं कि अभी भी इंडिया में 50% से ज़्यादा फैमिलीज रेंट पे रहते हैं और वो फैमिलीज़ अपने टोटल मंथली इनकम का 25 से 30% जो हिस्सा होता है वो रेंट पे कर देते हैं। बाकी का 70% जो बचा वो मंथली एक्सपेंसेस में जाता है, जैसे स्कूल फीस, मेडिकल फीस, ग्रोसरीज। एंड सबसे बड़ी बात, एंड ऑफ द मंथ अगर देखें, कैलकुलेशन करें तो 5 से 10% जो इनकम का जो बनता है वो सेविंग करते हैं। तो हम फाइनली एंड ऑफ द मंथ देखें तो 5 to 10% जो इनकम बचा उसे हम सेविंग करते हैं और उसी सेविंग्स करते करते हम आगे फ्यूचर्स में घर लेने का प्लान करते हैं। तो गैस ये अब देखें, जैसे मैंने आपको बोला, तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। ऐसे करते करते कई सारी फैमिलीज ऐसे होती है कि जो कभी घर ले ही नहीं पाते बिकॉज ऑफ रेंट। तो आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आपको एक छोटा सा चार्ट बना के दिखाता हूँ, तो थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज मिलेगा कि मैं किस बारे में आज वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इस चार्ट में दोस्तों 4 कॉलम है। पहला कॉलम मंथली इनकम, दूसरा कॉलम मंथली रेंट, तीसरा कॉलम जो है मंथली एक्सपेंसेस, चौथा कॉलम जो है मंथली सेविंग। हमने एक एवरेज इनकम जो है 30,000 पकड़ा है कि इंडिविजुअल का। तो गाइस वो 30,000 में वो सेविंग कितना करता है, कितना उसके खर्चे होते हैं, वो रूम रेंट कितना पे करता है, वो सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों हम पहले महीने की बात करते हैं। इनकम, मंथली इनकम, सैलरी आई 30,000 रुपया। तो बेसिकली जो 30,000 सैलरी है इसमें 25% मैं रेंट का पकड़ा हूँ, तो 7,500 रुपया वो रूम रेंट पे किया। एंड मंथली एक्सपेंसेस में जैसे मैंने आपको बात किया था, मेडिकल एक्सपेंसेस आता है, स्कूल फीस आती है, ग्रोसरीज आता है, इंश्योरेंस आती है, हेल्थ इंश्योरेंस आता है, जो प्रीमियम सबको जोड़ के इन्होंने 19,500 रुपया खर्चा किया। अब मंथली सेविंग के नाम पे 5 to 10% 3,000 रुपया, मैं 10% पकड़ा हूँ, 3,000 रुपया इन्होंने बचाया। सेम है सेकेंड मंथ में आते हैं, 30,000 सैलरी आई, 7,500 इन्होंने रेंट दे दिया, 19,500 रुपया इन्होंने खर्चा किया और 3,000 रुपया इन्होंने सेव किया। सेम है तीसरे महीने में भी हुआ। 30,000 रुपया आया, 7,500 रुपया रेंट गया, 19,500 रुपया इनके मंथली एक्सपेंसेस हो गए और 3,000 रुपया इन्होंने सेविंग किया। तो ऐसे चलते चलते 1 साल हो गया। 12 महीने का कैलकुलेशन है। इन्होंने 90,000 रेंट पे किया, 2,34,000 जो है मंथली एक्सपेंसेस उसमें खर्चा किया और सेविंग के नाम पे इन्होंने 1 साल में ऑन एन एवरेज 36,000 रुपया इन्होंने बचाया। दोस्तों ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। जो 90,000 रेंट इन्होंने पे किया वो अगर अमाउंट इनका सेविंग में कन्वर्ट हो जाए तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा ना। तो वीडियो साथ बने रहे। मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ, तो कैसे आप ये रेंट को बचा सकते हैं, इस अमाउंट को आप सेविंग में कन्वर्ट कर सकते हो। हैवी डिपॉजिट होम, आप लोग में से कई लोगों को मालूम रहेगा, कई लोगों को नहीं मालूम रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हैवी डिपॉजिट होम क्या है। हैवी डिपॉजिट होम सेम एज रेंट की तरह होता है, बट इसमें आपको मंथली रेंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, मैं आपको ये बोला, आपको इसमें आपको रेंट पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें क्या करना पड़ता है? तो दोस्तों इसमें एक बल्क अमाउंट, एक ह्यूज अमाउंट आपको देना पड़ता है। तो ह्यूज अमाउंट से मेरा मतलब है एक ह्यूज अमाउंट, एक बल्क अमाउंट आपको देना पड़ता है रूम ओनर को, और वो आपके साथ एग्रीमेंट करते हैं, वो आपको घर का चाबी देते हैं। तो ये कैलकुलेशन समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा, मैं फिर से एक कैलकुलेशन करता हूँ, वो आप समझिए, देखिए। तो दोस्तों मान लीजिए आपने एक बल्क अमाउंट जो मैंने बोला, तो बल्क अमाउंट जो स्टार्ट होता है वो 2.5 लाख से लेके 5 लाख 6 लाख तक होती है। वो डिपेंड करता है ओनर पे कि उनका रिक्वायरमेंट या उनका डिमांड क्या है। तो हम बेसिक पकड़ते हैं 3 लाख रुपया। तो आपने 3 लाख रुपया एक हेवी डिपॉजिट अमाउंट के तौर पे रूम ओनर को दिया, उनको 3 लाख मिल गया। और उनके साथ आपने 2 साल का एग्रीमेंट कर लिया, 24 महीने का आपने एग्रीमेंट कर लिया। 2 साल का एग्रीमेंट किया आपने, तो आपको 2 साल के अंदर, जी हाँ 2 साल के अंदर आपको उनको रेंट नहीं पे करना है।
जी हाँ, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, इसमें रेंट आपको पे नहीं करना है। तो जैसे आपने 3 लाख रुपया दिया, रूम ओनर ने आपके साथ एग्रीमेंट किया, सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद आपको 2 साल के लिए आपको घर मिल गया। आपने उनको रेंट 2 साल का नहीं पे किया। जैसे ही आपने 2 साल का रेंट नहीं पे किया, तो जो 7,500 जो आपको मंथली जा रहा था, वो आपको डायरेक्टली सेविंग हो गया। तो 1 साल में बात करें 90,000 होता है। 7,500 के हिसाब से 1 साल का जो कैलकुलेशन है वो 90,000 रुपीज़ आपने सेव किया। तो हालांकि आपने 2 साल के लिए घर लिया है, तो 2 साल के लिए लिया है, तो 2 साल में आपको 1,80,000 रुपया का बेनिफिट हुआ। तो बस आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे बेनिफिट हुआ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे ही आपका 2 साल कंप्लीट होता है, जैसे आपने अपना 2 साल कंप्लीट कर लिया, मान लीजिए ये महीने में 30 तारीख को आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका। तो जैसे ही आपका एग्रीमेंट ख़त्म होता है दोस्तों, तो जो बल्क अमाउंट आपने रूम ओनर को दिया था 3 लाख रुपया, वो एज इट इज़ जो आपने 3 लाख रुपया रूम ओनर को दिया था, वो एज इट इज़ 3 लाख रुपया वो आपको वापस कर देते। तो कैसे है ना कमाल की बात। आपने 2 साल घर यूज़ किया, 2 साल आप घर में रहे भी, आपने 2 साल घर का रेंट नहीं पे किया, साथ में जो रेंट आप पे करते थे नॉर्मली, वो रेंट को आपने बचा लिया। तो ऑन एवरेज 2 साल में आपको 1,80,000 बच गया। साथ में जो 3 लाख रुपया आपने रूम ओनर को दिया था, वो एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद जैसे आपने घर खाली किया, तो वैसे ही 3 लाख रुपया आपको मिल गया एज इट इज़। तो इन शॉर्ट में आपको बोलूँ तो आप उस घर में फ्री रहे ना, साथ में आपने अपना रेंट बचा लिया। तो इस तरीके से अगर आप ऑन एवरेज 90,000 बचाए, 2 साल में आपका 1,80,000 हो गया। जब आप इस तरह से सेविंग करेंगे, अपना रेंट बचाएंगे, रेंट बचा के आपने जो सेविंग किया, उस अमाउंट को बचा के नेक्स्ट 5 ईयर में आप अपना घर आसानी से ले सकते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आपने ओन कंट्रीब्यूशन किया, ओन फंडिंग करी है, उसमें कुछ अमाउंट जो बच गया बिल्डर को देना या तो ओनर को देना, वो आपको बैंक फंडिंग कर लेगी। तो इस तरीके से आपने फ्री में रहा भी, आपने सेविंग भी किया, और फ्यूचर में 5 साल के बाद या 6 साल के बाद अपना घर भी ले लिया। तो गैस, अगर आपके मन में या कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि यार 3 लाख रुपया मैं किसी को दूंगा तो लेके भाग तो नहीं जाएगा। सोचना आपका सही है, गलत सोच तो नहीं है। तो दोस्तों, हम ऐसे ही कोई घर को हेवी डिपॉजिट पे नहीं देते हैं। पहले रीज़न, अब हमारे पास कोई हेवी डिपॉजिट का इंक्वायरी आया तो हम पहला क्वेश्चन उस ओनर को ऐसा पूछते हैं कि भाई आपको क्या ज़रूरत पड़ गई हेवी डिपॉजिट की, उनका रीज़न जानते हैं। उसके बाद हम इंक्वायरी करते हैं कि जब इन्होंने घर लिया था तो उसमें ओन कंट्रीब्यूशन, ओन फंडिंग कितना हुआ था, साथ में बैंक ने कितना फंडिंग किया था। अगर मान लीजिए हमें मालूम पड़ता है कि उस घर पे इन्होंने बैंक से ज़्यादा फंडिंग लिया है, तो उस घर को हम हेवी डिपॉजिट नहीं देते। सेकेंड थिंग, मान लीजिए वो घर का ओनर रिसेंटली 1 साल के अंदर घर लिया है, उसने काफ़ी ज़्यादा फंडिंग लिया बैंक से, तो उस घर को हम हेवी डिपॉजिट नहीं करते। हम हेवी डिपॉजिट उसी घर को करते हैं जिसका ऑलमोस्ट लोन क्लियर हो, लोन फ्री फ्लैट हो। अगर मान लीजिए लोन है भी तो ज़्यादा लोन नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा लोन नहीं है तो उसके जो ओनर है उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस सेक्टर में काम करते हैं, क्या करते हैं, ये सब चीज़ जान के ही हम ये सब चीज़ हेवी डिपॉजिट पे घर लगाते हैं, ताकि आपका पैसा सेफ रहे। तो इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहिए। अगर आप रेंट बचाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है। मैं सबको एडवाइस करता हूँ, आप लोग को भी एडवाइस कर रहा हूँ। इससे बेसिकली क्या होगा कि आपका जो महीने का 7,500 8,000 रुपया जो बचेगा, वो आप सेविंग करके जल्दी से जल्दी अपना घर ले सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, गुड बाय। अपना ख्याल रख के घर पे रहें और सेफ रहें।